सबसे पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर, फिर हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर फिर से एक बार बड़ा खुलासा यहाँ पर आप लोगों के सामने होने वाला है। और यह जो खबर है वह यस बैंक के जो भूतपूर्व प्रमोटर तो एक ही थे, मतलब कि भूतपूर्व जो इनके आप कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता थे, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए, यहाँ पर अभी अभी यह खबर आई है। और खबर क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि यदि हम बात करें यस बैंक को बर्बाद करने में, यस बैंक को लूटने में सबसे बड़ा जो हाथ था, अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी इस पर इंक्वायरी चल रही है, राणा कपूर कस्टडी में है। लेकिन तथाकथित रूप से जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो दावे कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर कसूरवार जो साबित हो रहे हैं वह है बैंक के प्रमोटर राणा कपूर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में देखिए कुछ खुलासे ऐसे होने वाले हैं कि किस तरह से राणा कपूर ने यस बैंक को लूटा लेकिन आरबीआई को पता नहीं चला। ठीक है, अब आरबीआई को जब पता चला तो काफ़ी देर हो गए थे। और फिर पता कैसे चला, कैसे आरबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कैसे शक के बिना पर राणा कपूर को पकड़ा, तो ये सारी एक्सक्लूसिव जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ शक के जो सवाल हैं वो आरबीआई के ऊपर भी उठ रहे थे। जब इतनी देर के बाद जाकर राणा कपूर को पकड़ा गया, मतलब काफ़ी समय से ये स्कैम्स वगैरह चल रही थी, तो काफ़ी समय लग गया इस पूरे साजिश का भांडाफोड़ करने में, जिसके कारण कि काफ़ी लोग, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी फंसे। मैक्सिमम तो रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसे क्योंकि यस बैंक में जो पैसे लगाए हुए थे लगभग 400 रुपये से गिरते गिरते या ₹5 ₹5.5 तक आ गया था। और एट प्रेजेंट भी ₹12 पर ये ट्रेड कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि हार्ड अर्नड मनी जिसे कहते हैं, खून पसीने की कमाई की जो पैसे थे, लगभग यहाँ पर लाखों रुपए साफ़ हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो बहुत ही ये बुरी आप कह सकते हैं कि दुखदाई उन लोगों के साथ जो भी घटना घटी है, तो उसके पीछे जो जिम्मेवार है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना समझना, किस तरह से बैंक को लूटा इसने, यह जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई को पता था कि जो एग्रेसिव जो ग्रोथ हो रही है, यस बैंक की जो ग्रोथ एग्रेसिव हो रही है, उसके बारे में आरबीआई को भी पता था। लेकिन वहां पर कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही थी। अब क्यों नहीं की जा रही थी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो राणा कपूर थे वो वैसे लोगों को भी लोन दे रहे थे जिसे कोई नहीं दे रहा था। वैसे इंटरप्राइजेज, वैसे इंटरप्रेन्योर को लोन दे रहे थे जिसको कि सारे बैंकों ने मना कर दिया था कि नहीं, आपको लोन नहीं देंगे। वैसे लोग को भी यहाँ पर लोन दे रही थी यस बैंक। देखिए, यहाँ पर जो खुलासा हुआ है किस तरह से जो राणा कपूर थे बैंक को किस तरह से लूट रहे थे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे कि कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, ठीक है, और उसके मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट में उसने कुछ पैसे लिए जो कि वह चुका नहीं पाया, वह एनपीए हो गया, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, किसी बैंक से लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यस बैंक से ही उसने कुछ करोड़, 1000 करोड़ का लोन लिया अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वो एनपीए हो गया, वो उसे नहीं चुका पाया। अब यहाँ पर देखिए यस बैंक कैसे इंटर करता है और किस तरह से उससे जीवन दान देता है। देखिए, अब वह जो डेवलपर है उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है, ठीक है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है और वह जो लोन है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए, उससे कई गुना अधिक लोन दिया जाता है। समझ रहे बात को। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी तो वह अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया, दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा मनी बची वह वापस चली जाती थी पहले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सारा गेम था वह खेला जाता था। और ये जो एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग की जाती थी, ठीक है, उससे बेनिफिट भी काफ़ी होते थे।
बैंक का जो बैलेंस शीट है वह स्ट्रांग होता था, बैंक का अर्निंग बढ़ता था, डिविडेंड अधिक से अधिक बांटती थी बैंक। तो वैसे बढ़िया चल रहा था, बैंक तो बहुत बढ़िया थी। मतलब कि एक समय था जबकि यस बैंक हाई परफॉर्मिंग बैंकों में से एक गिना जाता था। इन सब पर जो शक था, आरबीआई को 2016 में इन सब पर शक होने लगा, लेकिन वह इंतज़ार कर रही थी और अच्छे समय का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एनपीए है, एनपीए तो बढ़ रहा था, लेकिन आरबीआई को शक यह हो रहा था कि इनका जो एनपीए है इतना जल्दी रिजॉल्व कैसे हो जाता है, इतना जल्दी जो एनपीए है वह नॉन एनपीए में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इस पर जब भी सवाल पूछा जाता था राणा कपूर से, तो उनका एक ही जवाब होता था, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब मैं इसका ख्याल रखूँगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उनका कहना सही भी था। मैनेज जिस तरह से किया जाता था कि जो लोन थे, जो एनपीए थे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, वो इंस्पेक्शन से पहले वो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन फिर से अगला एनपीए जो था, अगला जो अमाउंट था वह एनपीए हो जाता था। ये चक्कर था। तो देखिए ये कैसे करते थे यह भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एनपीए था वो कैसे नॉन एनपीए हो जाता था इंस्पेक्शन से पहले ही, और किसी को शक भी नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई प्रमोटर है जिसके दो कंपनियां हैं, ए और बी। ठीक है, ए कंपनी ने कोई लोन लिया, मान लो 1000 करोड़ का लोन लिया यस बैंक से फॉर एग्जांपल। अब यस बैंक को उस लोन को वापस लेना है 6 महीने के अंदर, 6 महीने नहीं 3 महीने के अंदर। ठीक है, 3 महीने के अंदर यदि कंपनी ए उस लोन को नहीं चुकाती हो तो वह एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या था कि ए ने 3 महीने तक लोन नहीं चुकाया, एनपीए में कन्वर्ट हो गई, अब उसे लोन चुकाना है, नहीं तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। तो क्या करती थी यस बैंक की जो प्रमोटर की जो दूसरी कंपनी है उसे लोन देती थी। ठीक है, और वो लोन कंपनी बी कंपनी ए को दे देती थी और कंपनी ए बैंक को दे देती थी। तो जो लोन लिया हुआ था कंपनी ए ने, जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो गई थी, अब वो नॉन एनपीए हो गई क्योंकि उसका पेमेंट कंपनी ए ने बैंक को कर दिया। अब कंपनी बी के पास लोन रह गई। ठीक है, और अब कंपनी बी को भी लोन चुकाना है, तो फिर से कंपनी ए लोन ले लेती थी क्योंकि कंपनी ए पहले ही अपनी जो लोन ली थी उसका रिपेमेंट बैंक को कर चुकी है, अब दोबारा लोन ले लेती है और फिर कंपनी बी को दे देती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता था और इसे ही रिसाइकलिंग या फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते थे। और यही एक स्ट्रेटजी थी जिसके कारण कि जो एनपीए होता था वह अगले साल से पहले ही वह नॉन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता था, और यही पता नहीं चल पाता था कि किस तरह से यह काम खेला-बेला किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई भी नहीं समझ पा रही थी कि कैसे यस बैंक रिजॉल्व बैड लोन सो फास्ट कंपेयर टू अदर बैंक्स। अदर बैंकों के कंपैरिजन में कैसे इतनी जल्दी यह रिजॉल्व कर लेती थी। तो इसके पीछे जो फैक्टर था मैंने आप लोगों को बताया, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस के कारण जो लोन्स थे वह आपको नॉन एनपीए में कन्वर्ट हो जाते थे। देखिए 2018 में एक एनोनिमस लेटर आई थी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के पास, जिसमें काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें कि एलिगेशन जो पहला था उसमें यह एलिगेशन लगाए गए थे कि कपूर फैमिली ने एक विला खरीदा है। ठीक है, लुटियंस दिल्ली में, किससे? तो अवंता ग्रुप के चेयरमैन गौतम थापर से, टू सेटल अ बैड लोन्स। ठीक है, यहाँ पर 300 करोड़ का बैड लोन दिया गया था अवंता चेयरमैन को, और उसके बदले जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि कपूर फैमिली ने एक विला लिया था लुटियंस दिल्ली में। ठीक है, ये पहला एलिगेशन हो गया। और दूसरा एलिगेशन जो लगाया गया था वह था कि यस बैंक ने लोन दिया था 150 करोड़ का, किसे? तो नथेला संपातु चैरिटी ट्रस्ट ऑफ चेन्नई के चैरिटी ट्रस्ट को वैसे ही ऑफ कर दिया था। मतलब कि रिटर्न ऑफ जो लोन दिया था 150 करोड़ का उसे ऑफ कर दिया था, छोड़ दिया था। और जो तीसरा एलिगेशन यहाँ पर लगाया गया था वह था कि जो राणा कपूर हैं वे कुछ ह्यूज कॉम्पेंसेशन दे रहे थे अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा था, जितना उन्हें देना चाहिए था उससे कुछ और बहुत अधिक कॉम्पेंसेशन दे रहे थे, और उसके बदले वे वर्क कर रहे थे उनके फैमिली ऑफिस के लिए। देखिए यहाँ पर जब आरबीआई एक्शन में आई, ठीक है, तो उस समय भी काफ़ी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जो आरबीआई के पैनल में जो लोग थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आरबीआई, उसके पैनल में जो लोग थे वो ऑलरेडी सूचना दे रहे थे राणा कपूर को। जब भी इंक्वायरी करने के लिए जाती थी उससे पहले ही राणा कपूर को जानकारी मिल जाती थी। वो सारे रिकॉर्ड ट्रैक्स हटा देते थे या फिर कुछ भी सेटिंग कर देते थे कि जिसके कारण कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो उसमें पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो फिर इस तरह से प्रोसेस चलती रही। फिर बहुत
समय के बाद आरबीआई ने फिर अपने पैनल में से ही वैसे लोगों को हटाना शुरू किया जिस पर कि शक था, जो कि मिलीभगत कर सकते थे। तो देखिए, आपने देखा समझा, और भी बहुत सारी डिटेलमेंट है, लेकिन जो बेसिक जो जानकारी थी, जिस तरह से यहाँ पर इतना घपलेबाजी की गई इतने सालों तक और पता नहीं चला, ये जो कंसेप्ट था मैंने आप लोग तक साझा करने की कोशिश की। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।